हेलो एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में हम लोग 15 और 14 जुलाई 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। दोनों दिन के करंट अफेयर छूटे हुए थे। आज सुबह मैंने आपको 16 तारीख के करंट अफेयर दिए हैं, तो तभी आपको बता दिया था कि आज ही मैं इनको भी कवर कर दूंगा। तो जो ये हमारे अभी स्किप हो गए थे करंट अफेयर, इन्हीं को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोनों दिन के करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में अपलोड हो चुकी है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ और स्टैटिक जीके का जो साथ में संगम होता है, इस वजह से जो ये डेली की पीडीएफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी आप डेली की पीडीएफ पढ़ें तो हमेशा वहां पर एक्स्ट्रा में जो स्टैटिक जीके मैंने दी हुई होती है उसको जरूर हमेशा देखने की कोशिश करें। शुरू करते हैं करंट अफेयर। अभी हाल ही में सागर संपर्क नाम के एक डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? भारत में। यह दरअसल मैरीटाइम सेक्टर में लॉन्च किया गया है, सागर संपर्क। तो इसको लॉन्च किया गया सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। सर्बानंद सोनोवाल इस टाइम पे वाटरवेज मिनिस्टर हैं। अब देखिए, ये जो सागर संपर्क इसका नाम रखा गया है, ये दरअसल अपने आप में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। अब ये वर्क किस तरीके से करता है समझना है आपको। जैसे मान लो ये भारत है हमारा, और ये है नीचे हिंद महासागर। अब हिंद महासागर वाले रीजन में जैसे हमें फोकस रखना है, तो हमारी जो सैटेलाइट है, जो सैटेलाइट यहाँ पर नजर रख रही है, वो सैटेलाइट डायरेक्ट इस नेविगेशन सिस्टम के कांटेक्ट में आकर और बेहतर इंफॉर्मेशन हमें दे पाएंगी। इतना ही नहीं, इसको इन शॉर्ट डीजीएनएसएस भी बोला जा रहा है, क्योंकि डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसका नाम है। तो इसका मेन जो पर्पस है वो ये है कि जैसे मान लीजिए कोई हमारा शिप है, वो काफी दूर अगर निकल गया है, ठीक है, और वो किसी पर्टिकुलर लाइट हाउस तक पहुंचना चाहता है। लाइट हाउस का मतलब ये है, जब ब्रिटिशर या दूसरे फॉरेनर्स भारत में रहा करते थे तो भारत के किनारों पर लाइट हाउस बनाते थे। एक बहुत ही ऊंचा सा टावर, जिसमें एक रेड कलर की लाइट लगी रहती थी और व्हाइट कलर की लाइट, जो कि दूर से ही हमारे शिप्स को सिग्नल भेजने का काम करती थी। तो ये जो लाइट हाउस है, ये पर्टिकुलर आज की डेट में अपने आप में लोकेशन है। जैसे मान लो कोई एक शिप निकला यहाँ से, आप समझ लो गोवा से निकला, और ये जाना चाह रहा है पुडुचेरी। तो जैसे बड़ा शिप है तो उस पे तो नेविगेशन सिस्टम अपना काफी बेहतर होता है। लेकिन मान लीजिए एक बोट है, वो बोट कैसे पहुंचेगी? और मान लीजिए तूफान आ रहा है, स्टॉर्म आ रहा है, तो उस केस में इस तरीके का जो नेविगेशन सिस्टम है वो और बेहतर इंफॉर्मेशन दे पाएगा। इसका यूज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती है आने वाले टाइम में, ये इतना ज्यादा शार्प है। दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन और एग्जीबिशन का उद्घाटन भारत के कौन से शहर में किया जाएगा? इसका उद्घाटन किया जाएगा वाराणसी में। और ये इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन और एक्सपो जो है, इसकी शुरुआत होने जा रही है 22 जुलाई से। ये 22 जुलाई से शुरू होगा और 24 जुलाई तक चलेगा। मतलब ये 3 दिवसीय होगा। इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत की जो मंदिर धरोहरें हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। और इतना ही नहीं, दुनिया भर के कई सारे डेलीगेट्स यहाँ पर हिस्सा लेंगे। आप ये समझ लो कि विश्व भर के 25 देश यहाँ पर हिस्सा लेंगे, ठीक है। और 25 देशों से कई सारी ऐसी संस्थाएं हिस्सा लेंगी जो कि दुनिया भर में भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए मंदिर, मठ और गुरुद्वारे चलाते हैं, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है कि भारत में जो मंदिर है उन्हें हमें बचाना है और बेहतर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को करना है, केवल इतना ही नहीं उद्देश्य है। इसका उद्देश्य ये भी है कि दुनिया भर में जो भी मंदिर है, मठ हैं, गुरुद्वारे हैं जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, उनकी भी हमें हिफाजत करनी है। भारत के द्वारा आसियान कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस और ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसको होस्ट किया जा रहा है कौन से शहर में? तो इस बार आसियान कंट्रीज कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन को होस्ट किया जा रहा है, ये है नई दिल्ली। तो देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है। दरअसल ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें आयुष मंत्रालय और एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय दोनों मिलकर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आयुष मंत्रालय का काम यह है कि आयुष मंत्रालय अपनी उपलब्धियां बताएंगे, साथ में ये बताएंगे कि किस तरीके से हम मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के ही तहत भारत में सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक दवाएं बना रहे हैं। और एक्सटर्नल अफेयर्स का यहाँ पर यह काम होगा कि हमारे द्वारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई जो दवाएं हैं उसको दुनिया भर में हम एक्सपोर्ट कर सकें। अब देखिए, आसियान एक ऐसा ग्रुप है जिसकी स्थापना 1967 में करी गई थी। दरअसल आसियान के आज की डेट में 10 मेंबर कंट्रीज हैं, और ये सब साउथ एशियन कंट्रीज हैं।
आसियान का परमानेंट मेंबर भारत नहीं है, इन 10 मेंबर कंट्रीज में भारत नहीं आता है। बट उसके बाद भी ये मीटिंग भारत में होस्ट हो रही है, उसका सीधा सा मतलब ये है कि आसियान मेंबर कंट्रीज ये चाहते हैं कि भारत से जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत मेडिसिन बन रही हैं, उनको हम इंपोर्ट करें अपने देशों में। तो ये अपने आप में भारत के लिए एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है। और साथ में आसियान का हेडक्वार्टर क्या है, इसको बोलते हैं जकार्ता। क्या बोलते हैं? जकार्ता। इंडोनेशिया की पहले कैपिटल हुआ करता था, अब इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? बोर्नियो आइलैंड। भारत का तीसरा चंद्रमा के लिए मिशन जिसका नाम है चंद्रयान 3, इसको कौन सा दिन लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया 14 जुलाई को, दोपहर में 2:35 पे इसको रवाना किया गया। ये यान 3 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। और जो चंद्रयान 3 है, इसकी खास बात यह है कि इसमें ऑर्बिटर नहीं है। ऑर्बिटर का मतलब ये चंद्रमा की परिक्रमा नहीं करेगा जाकर, ये सीधे चंद्रमा में जाकर लैंड करेगा एंटर करके। तो इसमें लैंडर है और साथ में रोवर है। लैंडर वही वाला है जिसका नाम है विक्रम, जो कि चंद्रयान 2 में लॉन्च किया गया था। और रोवर भी वही है जिसका नाम है प्रज्ञान, जो कि चंद्रयान 2 में था। और ये लैंड कर जाएगा 23 अगस्त को। अब यहाँ पर एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। जो ये स्पेस क्राफ्ट इसके साथ लॉन्च किया गया है, इसका जो वजन है ये 3900 किलो है। कितना? 3900 kg। और साथ में ये जो चंद्रमा में रहेगा, तो ध्यान रखिएगा, ये 1 लूनर डे के लिए गया है वहां पर। एक लूनर डे का मतलब होता है 14 डेज ऑफ अर्थ। मतलब पृथ्वी के 14 दिन जब आप मिला दो तो चंद्रमा का एक लूनर डे बनता है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो पृथ्वी के 14 दिन, या फिर आप बोल सकते हो वहां का एक लूनर डे। इतने दिन तक वो वहां पे रिसर्च करेगा, मतलब हमारे हिसाब से 14 दिन तक वो वहां पे रिसर्च करेगा। चंद्रयान 1 जो है इसको साल 2008 में लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 1 जो था, उसने पता लगाया था कि चंद्रमा में पानी है, सॉलिड फॉर्म में। इसके अलावा 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, जो कि पूरे तरीके से सफल नहीं हुआ। अब जाकर 2023 में हमने लॉन्च किया है चंद्रयान 3 को। बाकी इसरो, जिसको इसका श्रेय जाता है पूरे तरीके से, इसकी स्थापना 1969 में करी गई थी। इसरो का हेडक्वार्टर है बैंगलोर। और इसरो के चेयरपर्सन है इस टाइम पे डॉक्टर एस सोमनाथ, जो कि 10वें चीफ हैं इसरो के। अभी हाल ही में एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज की 11वीं मीटिंग कौन से देश में आयोजित करी गई? तो ये मीटिंग कोलंबिया में आयोजित करी गई। कोलंबिया में कहाँ पर? तो इस जगह का नाम है कार्टाजीना। क्या बोलते हैं? कार्टाजीना, जहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। जाहिर सी बात है, दुनिया भर के कई सारे देशों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। एक तरीके से जिन भी देशों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है, सबकी इलेक्शन बॉडीज के अधिकारियों ने यहाँ पर शिरकत करी है। भारत की भी तरफ से तीनों इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया। भारत की तरफ से लीड किया गया राजीव कुमार के द्वारा। राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं भारत के। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जजेस की नियुक्ति करी गई है? तो सुप्रीम कोर्ट में दो नए जजेस की नियुक्ति करी गई है। ये दो नए जज कौन है? एक तो केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इनका नाम है एस वेंकट नारायण। और दूसरे हैं जो, ये है तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उज्जवल भुयान। क्या नाम है? उज्जवल भुयान। तो इन दोनों को अपॉइंट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर मैक्सिमम 34 जज हो सकते हैं, जिनको ऐसे लिखते हैं 33+1, मतलब 33 नॉर्मल जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन दोनों की नियुक्ति के साथ अब सुप्रीम कोर्ट में टोटल 33 जज हो गए हैं। एक वैकेंसी केवल खाली है, आने वाले टाइम में हो सकता है कोई एक जज और हो जिनको अपॉइंट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 में प्रावधान है। यह बताता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो, उसकी रिटायरमेंट एज 65 साल होती है। इस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है D Y चंद्रचूड़। कौन है? D Y चंद्रचूड़। अभी हाल ही में नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के, जिसको नेफेड बोलते हैं, इसके नए एमडी के रूप में एडिशनल चार्ज किसने संभाला है? तो ये है रितेश चौहान। और सीनियर आईएएस अधिकारी हैं अब तो ये, 2005 बैच के अधिकारी हैं। और इससे पहले ये एग्रीकल्चर मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। ये अगले 3 महीनों के लिए अपॉइंट किए गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नेफेड में। यह कौन सा देश है जो कि पहला ऐसा अरेबियन कंट्री बन गया है जिसको एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन
मनी लॉन्ड्रिंग में ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर अभी नियुक्त किया गया है। ऑब्जर्वर का मतलब कि आप इसके मेंबर नहीं हो, आप इसमें वोट भी नहीं करोगे, आप इसमें अपनी तरफ से कोई एडवाइस भी नहीं दोगे। आप केवल बैठो और मीटिंग को अटेंड करो और चीजों को ऑब्जर्व करो। तो ये देश है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, आज तक का पहला ऐसा अरब कंट्री बना है जिसको इसमें मंजूरी दी गई है ऑब्जर्वर के तौर पर बैठने की। एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, जिसकी स्थापना 1997 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक। ठीक है। ये एक ऐसी संस्था है जो कि एफएटीएफ की तरह काम करती है और ये स्पेशली एशियन रीजन में काम करती है। एफएटीएफ जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये तो पूरे दुनिया भर में काम करती है। एफएटीएफ का काम ये होता है कि वर्ल्ड में हर एक देश को मॉनिटर और कंट्रोल करना कि कोई भी देश मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहा है या फिर टेररिज्म को फंडिंग तो नहीं कर रहा है। उसी तरीके से एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग जो है, ये एशिया पैसिफिक रीजन में इसी तरीके का काम करते हैं, कंट्रीज पर मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग करते हैं कि कोई भी टेररिज्म आतंकवाद के लिए पैसा तो नहीं दे रहा है या हवाले का पैसा तो नहीं बना रहा है, इस तरीके से। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। यहाँ पर करेंसी चलती है क्या? दिरहम बोलते हैं इसको। और इस टाइम पर एक दिरहम 22 रुपए के बराबर है करीब। और यूएई के राष्ट्रपति कौन है? ये है जायद अल नहयान। क्या नाम है? जायद अल नहयान। कतर की कैपिटल है दोहा। ओमान की कैपिटल है मस्कट। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जियर्स। एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा अल्जीरिया ही सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। तो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान क्या है? दरअसल इसको बोलते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। आज तक अपने आप में ये भी एक रिकॉर्ड हो गया है कि भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको फ्रांस के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया है। लीजन ऑफ ऑनर, द ग्रैंड क्रॉस जो है, ये फ्रांस का केवल सर्वोच्च नागरिक सम्मान ही नहीं है, वहां का सर्वोच्च सेना सम्मान भी है। अभी ये कौन सी थीम है जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर में रूरल लिवलीहुड मिशन के लिए जम्मू कश्मीर को स्कॉच अवार्ड दिया गया है? तो ये है स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 मिशन। माफी चाहता हूँ। इस मिशन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को अपने रूरल डेवलपमेंट करने के लिए और अपना जो ग्रामीण स्तर है उसको बेहतर बनाने के लिए स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसका मेन उद्देश्य है कि 2047 तक जम्मू कश्मीर को पूरे तरीके से स्मार्ट बना देना है। ये कौन सा राज्य या फिर यूटी है जिसके द्वारा एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मोबाइल दोस्त ऐप? तो इसको भी जम्मू कश्मीर में वहां की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। ये जो मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन है, इसका मेन उद्देश्य है आपका मोबाइल हमारा दफ्तर। इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक किसी भी तरीके के गवर्नमेंट दस्तावेजों के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे कि अगर आपको राशन कार्ड बनवाना है तो आप इसी मोबाइल एप्लीकेशन से अप्लाई कर सकते हो। आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है और आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हो, तो आप इसी एप्लीकेशन में डायरेक्ट एनरोल कर लीजिए। जो भी आपको डॉक्यूमेंट बोले जाए उसकी फोटो लेकर आप अपलोड कर दीजिए और 15 से 20 दिन के अंदर वो डॉक्यूमेंट आपके घर पे पोस्ट कर दिया जाए। यह कौन सी फाइनेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके द्वारा पहली बार इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया गया है मलेशिया में? तो यह है रेजर पे। कौन सी है? रेजर पे। और रेजर पे ने इसको अपनी ही सब्सिडरी करलक के साथ मिलकर लॉन्च किया है। करलक पहले रेजर पे की सब्सिडरी नहीं थी, रेजर पे ने कुछ टाइम पहले इसको खरीद लिया था, तब से ये सब्सिडरी हो गई है रेजर पे की। इसको मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर से लॉन्च किया है और इसका मेन उद्देश्य ये है कि अब रेजर पे का जो पेमेंट गेटवे है ये मल्टीपल कंट्रीज में देखने को मिल सकता है। और इसके तहत रेजर पे टारगेट लेकर चल रहा है कि 2025 तक मलेशिया की जो करेंसी है जिसको बोलते हैं रिंगित, क्या बोलते हैं? रिंगित। तो ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 2025 तक 10 बिलियन रिंगित का व्यापार करना है हमें इसके अंतर्गत। बाकी रेजर पे की स्थापना साल 2013 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर और इसके सीईओ हैं हर्षील माथुर। कौन है? हर्षील माथुर। वैसे आज की डेट में भारत की बहुत सारी ऐसी एमएनसीज हैं या फिर नेशनल कंपनीज भी हैं
जो कि रेजर पे के पेमेंट गेटवे को यूज कर रही हैं बिजनेस पर्पज से। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। केवल 10 दिन बचे हुए हैं। 26 जुलाई से फुल फाउंडेशन बैच, बिल्कुल फ्रेश बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ 2024 के सभी स्टेट, डिफेंस और एसएससी एग्जाम के लिए। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के साथ। एग्जाम इंजन में वरुण 10 कोड अगर आप लगाते हैं तो आप इसकी मदद से किसी भी बैच में वरुण 10 की मदद से 10% का फ्लैट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो बैच है, इस बैच के एनरोलमेंट केवल 30 जुलाई तक ही हम खुले रखेंगे। उसके बाद हम इसमें कोई भी एनरोलमेंट नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।